नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि इस जो अपन ने एक मैराथन के रूप में क्लास लेके आए हैं, क्लास 12 से संबंधित अर्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में जो आपके मात्र 2 क्लासों के अंदर हमने जो एक बीड़ा उठाया है, भूगोल की मानव भारत लोग और अर्थव्यवस्था से संबंधित एक बुक को 2 क्लास के अंदर बुक किया जाएगा। इससे पहले आप एक क्लास देख चुके होंगे, 1 घंटा और लगभग 10 मिनट की, ठीक है, जिसमें आपको तकरीबन 3 पाठ पूरे हो चुके हैं। और इसके बाद अपन ने चौथे और 5वें पाठ से शुरू कर रहे हैं आगे, और आगे अपन इस चीज से पूरा वाकिफ हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब लेते हैं आगे की करवट के रूप में, ठीक है। तो आज जो कल अपने जो लास्ट तांबा हुआ था, तांबे के बाद धात्विक खनिज समाप्त हो जाते हैं, इसके बाद है वापस अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिजों के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण है अभ्रक। अब आप पूछोगे, अगर आप सोचोगे कि अभ्रक क्या होता है, तो अभ्रक का मतलब ये होता है, आपने पुराने जो बिजली के तारों के रूप में खंभों के ऊपर जो आपने एक देखे होंगे चीनी के रूप में, उनसे लपेट कर तारों को लंबे दूरी तक तय करने के लिए एक मतलब टाइटनेस के रूप में, मतलब खींचने के लिए एक उपयोग किए जाते थे खंभों के ऊपर, वो सारे जो बने हुए होते थे सॉकेट वगैरह, वो आपके अभ्रक के बने होते थे, ठीक है। तो अधात्विक खनिजों के रूप में जो महत्वपूर्ण खनिज है वो आपका अभ्रक है। अब अभ्रक का उपयोग क्या है? विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। फिर मुख्यतः भारत में अभ्रक झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में उत्पादित किया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। अब झारखंड के अंदर जो आपके अभ्रक प्राप्त किया जाता है, जो उत्पादन किया जाता है, वो निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर व 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, ठीक है, पट्टी के रूप में ये किया जाता है, ठीक है। इस पट्टी के रूप में आपके ये किया जाता है। इस पट्टी का जो आपके अभ्रक है वो उच्च गुणवत्ता वाला है ना। इसके बाद आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार का आपके अभ्रक उत्पादित किया जाता है। इसके बाद में आपका जो अगला रहेगा, आपके अगले के रूप में आपके राजस्थान में अभ्रक पट्टी कहाँ कहाँ है, तो लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के मध्य जो पट्टी है वो आपके अभ्रक की पट्टी राजस्थान में स्थित है। मुख्य रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वो राजस्थान है। इसके बाद अग्र और पूरे देश के अंदर अभ्रक के रूप में निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर व तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी के क्षेत्रों में। इसके बाद में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिलों में। इसके बाद में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया व बांकुड़ा जिलों में। इसके बाद आपका धात्विक और अधात्विक खत्म हो जाने के बाद आपका अध्याय का अगला दूसरा जो है खनिज खत्म होने के बाद ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन के तहत अपन पहला देखेंगे कोयला। तो आपको पता ही होगा, कोयला एक चट्टान है जो मुख्य रूप से कोयले के अपर रूप के रूप में पाई जाती है, एक परतों के रूप में, ठीक है। तो कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, बिटुमिनियस, लिग्नाइट, पिट और एंथ्रासाइट। पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम के अंदर कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका एंथ्रासाइट। अब अपन कोयले के बारे में अच्छे से देख रहे हैं एक ऊर्जा संसाधन के रूप में। तो सबसे पहले है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ताप विद्युत उत्पादन तथा लौह अयस्क के उद्योग के रूप में प्रज्वलन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कोयला मुख्यतः जो भारत में पाया जाता है 2 भूगर्भिक सेलों के रूप में पाया जाता है, एक गोंडवाना के रूप में और एक टर्सरी निक्षेप के रूप में। अब ये गोंडवाना लैंड या टर्सरी निक्षेप के रूप में आपने देखा होगा, पूरा मध्यकाल वगैरह, पूरा जीवी काल वगैरह, एक मानव ने मतलब जहां से शुरू हुई इस सृष्टि की शुरुआत हुई, वहां से लगा के मानव की उत्पत्ति के रूप में एक एक कालक्रम माना जाता है, उसी से संबंधित है ये आपकी गोंडवाना और टर्सरी क्रम, ठीक है। तो वही है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड से संबंधित जो निक्षेप है वो भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये निक्षेप है आपके राज्य के रूप में भारत में। इसके बाद टर्सरी निक्षेप है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड। इसके बाद भारत में कोयलों का लगभग निक्षेप के रूप में 80% भाग बिटुमिनियस प्रकार का पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनियस प्रकार का। अपन ने अभी पढ़ा था कोयलों के 4 प्रकार होते हैं,
लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनियस और एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम प्रकार का बिटुमिनियस। और इसके अलावा अगर पूछा जाए, ये आपके बाड़मेर में कपूरी, भाडका, इसके आसपास जो एक विशेष रूप से खनन किया जाता है कोयले का, वो आपका लिग्नाइट प्रकार का है। कौन सा है? लिग्नाइट प्रकार का। अब आपके मन में, दिमाग में एक सवाल आया होगा कि कोयले को मुख्य रूप से कैसे उत्तम प्रकार से माना जाएगा। तो एंथ्रासाइट का जो कोयला होता है उसमें एक विशेष प्रकार की ये बात होती है, वो कम धुएं के साथ और बिल्कुल जलने के बाद बिल्कुल ही कम राख छोड़ता है ना, इसीलिए और अधिक प्रकार की ईंधन का प्रयोग इसमें होता है, मतलब जो प्रदान करता है वो ईंधन ज्यादा करता है जलने पर, इसीलिए एंथ्रासाइट कोयले को एक उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है ना। अब दो निक्षेपों के रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ देखो एक एरो डाला है। एरो से मतलब ये है, ये जो भी सारी अपन बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, वो सब कुछ अपन ना गोंडवाना के निक्षेप के रूप में बात करेंगे। मतलब भारत में गोंडवाना लैंड से संबंधित कोयले के निक्षेप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर देखो, भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनियस प्रकार का है। और झारखंड का जो कौन कौन से क्षेत्र है, तो बंगाल, झारखंड और बंगाल दोनों, पश्चिम बंगाल, ये एक संयुक्त रूप से पेटी, कोयला पेटी है जो गोंडवाना लैंड से संबंधित कोयला आपके हैं। ठीक है, चलो, मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था एक क्लासों के दौरान कि भारत में जो कोयले का एक विशेष प्रकार का एक नदी घाटी के रूप में पाया जाता है, तो वो आपके है झारखंड में छोटा नागपुर पठार पे स्थित एक दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी है, इसके पैंदे में कोयले की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। अब ये जो कोयले की ज्यादा मात्रा पाई जाती है दामोदर नदी घाटी, तो इसके अलावा और भी नदी घाटियां हैं, सोन, ठीक है, और भी विशेष प्रकार की जो है घाटियों के अंदर, झारखंड के अंदर एक कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां कोयला प्रचुर मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में प्राप्त होता है उत्पादन के रूप में, तो रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, ठीक है, ये मुख्य रूप से। फिर इन सभी में सबसे ज्यादा कहाँ खनन किया जाता है, तो झरिया। क्या है? झरिया। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और इसके बाद आता है आपकी रानीगंज, ठीक है, रानीगंज बाद में है, पहले कौन सा है? झरिया, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं जो भारत के राज्यों में? तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली, जिसमें यूपी भी साथ में आता है, मतलब एमपी और यूपी दोनों की सीमा के साथ में आता है, एक नाम है आपका सिंगरौली, यहाँ पे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरबा, इसके बाद ओडिशा में तलचर और रामपुर, और इसके बाद महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा और कामपट्टी और बांदेर, इसके बाद तेलंगाना में सिंगरेली और आंध्र प्रदेश में पांडु। ये अपन ने जो भी कोयला के रूप में एक निक्षेप पढ़े हैं, वो सारे आपके गोंडवाना लैंड से संबंधित है। इसके बाद जो अपन का दूसरा है टर्सरी कोयला या टक्सरी निक्षेप के रूप में, है ना। तो टर्सरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से इनके जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग, लेग्रीन जो कि एक मेघालय का क्षेत्र है, फिर जयपुर तथा ऊपरी असम में नजीरा, नामचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश तथा कालाकोट जम्मू कश्मीर। देखो, ये सारे के सारे आपको एक खानों के रूप में खनन क्षेत्र है, ये आपको अच्छे से याद करने हैं सारे, है ना। मैंने आपको कम मात्रा में एकदम पीडीएफ के रूप में ऐसा माल दिया है, एकदम बंद बनाया, अब सिर्फ आपको खाना है। इसका मतलब सारा का सारा आपको किताब ले लेना, ये सारा नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 2 बार इस चीज को पढ़ लो, इसके बाद आंखें बंद कर दो और फोन को उल्टा रखो, ठीक है। सारा एक दर एक तक एकदम पंक्ति दर याद करो। फिर भी याद नहीं होता तो वापस हेल्प लो और देखो कि कहाँ अपन छूट जा रहे हैं, फिर वापस देखो। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ, आप बहुत सी जो चीज है कम समय में ज्यादा याद कर सकते हो, है ना। चलो, अब टर्सरी का पढ़ा, ये सारे क्षेत्र पढ़ने के बाद एक लास्ट फैक्ट है, इसके अतिरिक्त तो भूरा कोयला। देखो, अपन ने बिटुमिनस के बारे में पढ़ा, लिग्नाइट पढ़ा अपने राजस्थान के बाड़मेर में, कपूरी और भाडका क्षेत्र में। इसके बाद में अगर कोयला आता है तो लिग्नाइट के रूप में और कहाँ है, लिग्नाइट कोयला मतलब भूरा कोयला कहते हैं क्या। तो इसके अतिरिक्त तो भूरा कोयला लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों में, पांडिचेरी और गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। ये कोयले से संबंधित हो जाता है। आगे की पीडीएफ में अपन अब देखेंगे ऊर्जा संसाधन के रूप में आपके मुख्य रूप से आपके पेट्रोलियम।
तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद हुआ। ये कहने का मतलब है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो भी आपके ईंधन के रूप में और इसके अलावा परिवहन के साधनों के रूप में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। और इसके तहत आपको पता ही होगा, जब ये निकलता है तो मुख्य रूप से आपके पेट्रोल के अन्वेषण के रूप में दोनों प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम साथ निकलते हैं। तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले तेल के कुएं के रूप में आपके एक भारत का एक मुख्य रूप से राज्य है असम। असम का एक क्षेत्र था डिगबोई, जिसमें पहला तेल के कुआं का एक उत्खनन शुरू किया गया। इसके बाद में बहुत से क्षेत्र है, जैसे है नाहरकटिया, मोरान, महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। डिगबोई असम में खोदा गया तेल से संबंधित सबसे पहला कुआं। इसके बाद गुजरात में सॉरी गुजरात में अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा तथा लुनेर, ये क्षेत्र आपको याद ही करने पड़ेंगे। और जब ये याद कर लोगे आप क्षेत्र सारे, तो आने वाले किसी भी छोटे बड़े एग्जाम में या कंपटीशन में, यहाँ तक कि छोटे से छोटे एग्जाम की बात करें, जैसे आप 12वीं करके रहोगे, इसके बाद एक बीएसटीसी का एग्जाम होता है, जिसमें रीट से संबंधित लेवल 1 में आप बीएसटीसी करने के बाद एलिजिबल हो जाते हो। वो करने के लिए आप देखते हो, तो ये सारा का सारा उसमें सिलेबस है। ठीक है, तो इसी के साथ इससे पहले आप 12वीं पढ़ने से पहले ही रिजल्ट आए उससे 2 महीने पहले सारा याद कर लो आप। तो 12वीं करते ही रिजल्ट आते ही आपका एक फॉर्म भरेगा, उसके तहत आप कम या फिर छोटी एज में अच्छी जॉब टीचर के रूप में लग सकते हो। ठीक है, गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, अब आपको गाइडेंस मिल रहा है अच्छे से। आजकल इधर उधर, जब एक टाइम था तब गाइडेंस के लिए लोग एक दूसरे को गाइडेंस नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपको याद करने पड़ेंगे। असम का सबसे पहला है दिग्बोई, जो भारत का सबसे पहला कुआं था। फिर और क्षेत्र है असम के नाहरकटिया, मोरान। इसके बाद गुजरात में अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा वही वाटर पार्क के रूप में, ठीक है, एक पर्यटन स्थल के रूप में। फिर नवागाम, कोसांबा तथा लुनेज है। फिर आपको पता ही होगा, भारत की तटीय जो समुद्री सीमा है, इसके अंदर भारत पूरे समुद्र के अंदर और हिंद महासागर और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर 200 समुद्री मील तक अपने जो भी उत्खनन से संबंधित या फिर अनुसंधान से संबंधित कार्य कर सकता है। तो उसी सीमा के तहत एक आपके हैं मुंबई हाई, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अब तटीय क्षेत्र। देखो, भारत का तटीय क्षेत्र वही होगा, ठीक है, लेकिन भारत से बाहर भारत की समुद्र सीमा, मैंने आपको बताया अभी 200 समुद्री मील सीमा, उसके अंदर भारत तीनों ओर से अपने समुद्र के अंदर अनुसंधान संबंधित कार्य कर सकता है। तो 160 किलोमीटर दूर दूर स्थित एक क्षेत्र है मुंबई हाई। ठीक है, ये मुंबई वो नहीं है महानगर, मुंबई के जस्ट 160 किलोमीटर दूर है मुंबई हाई। यहाँ पर तेल उत्खनित या फिर पेट्रोलियम पदार्थ कच्चे माल के रूप में निकाले जाते हैं। ठीक है, जो कि इस तट क्षेत्र पड़ता है। 1973 में ये खोजा गया था, ठीक है, लेकिन 1976 में यहाँ उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिन। देखो, ये पूछा जा सकता है पूर्वी तट पे कौन कौन से हैं, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बेसिन है, ये आपके पूर्वी तट पे है। ठीक है, इसके बाद अगर पूछे आपके पश्चिमी तट के रूप में, तो आगे अपन देखते जा रहे हैं। ठीक है, वैसे वो सारे अपन ने लिख रखे हैं, ये सारे के सारे अपन देखते जाएंगे। जैसे भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने कौन कौन से, एक है क्षेत्र आधारित। तो पूछा जा सकता है आपके, ये जो डिगबोई क्षेत्र है, ये कैसा है भारत का एक तेल शोधन कारखाना, तो है क्षेत्र आधारित। सबसे पहले क्षेत्र खोजा गया था डिगबोई, तो हो गया। इसके बाद में है बाजार आधारित, जिसे बोलते हैं बोरोनी, एक तेल का शोधन से संबंधित एक क्षेत्र है जिसका नाम है, जो कि बाजार आधारित है। मतलब यहाँ से जो भी आप तेल का उत्पन्न करते हो, सिर्फ भारत के अंदर यूज करने के लिए लेते हो, लेकिन बाजार का मतलब है इसको बाहर भी आप निर्यात कर सकते हो। इसके बाद में आपका जो पहला हो जाता है पेट्रोलियम के रूप में। इसके बाद दूसरा आपके आता है महत्वपूर्ण रूप से प्राकृतिक गैस। तो आपको पता ही होगा, जहां पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाएगा, उसी के साथ ही रिसाव के रूप में प्राकृतिक गैस निकलती है ना। तो एक ईंधन का एक अच्छा जरिया है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ईंधन के रूप में तो किया ही जाता है, इसके अलावा बिजली क्षेत्र में बिजली पैदा करने में और उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य। देखो, बड़े बड़े उद्योग होते हैं जैसे प्लास्टिक से संबंधित वगैरह, उनमें एक हीटिंग या फिर एक तापमान की, उच्च तापमान की जरूरत होती है।
तो उसके रूप में भी आपका ये प्राकृतिक गैस का उपयोग लिया जाता है। और इसके अलावा रासायनिक और पेट्रोकेमिकल और इसके अलावा उर्वरक बनाने में भी आपका प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। फिर आज से संबंधित ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, आपने पिछले सवाल देखे ही होंगे, सीओडी, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्जाम में इनसे संबंधित सीधी फुल फॉर्म के रूप में भी या पूछा जा सकता है कि सीओडी की फुल फॉर्म क्या है, तो स्थानीय शहर गैस वितरण योजना। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े महानगर है, उसमें आप जो अभी आम घरों में एलपीजी सिलेंडर के रूप में एक गैस की टंकी लाते हो और घरेलू खाना वाना या फिर जो भी करते हो, ऐसा नहीं है। एक शहरी इलाकों में ऐसे कुछ विकसित हो चुके हैं, एक पाइपलाइन के माध्यम से आपको ईंधन के रूप में गैस उपलब्ध करवाई जाएगी और महीने के अंत में जैसे बिजली के बिल के रूप में आपको एक प्रीपेड चुकाना पड़ता है ना, वही कुछ रहता है, ठीक है। तो यही है आपकी स्थानीय शहर गैस योजना। ये बड़ी बड़ी शहर है जैसे मुंबई हो, इसके अलावा आपके चेन्नई हो, ये जो बड़े बड़े महानगर है उनमें ऐसी सुविधा हो चुकी है, ठीक है। और जल्दी ही अपन भी इस सुविधा को अपने घरों में देखने वाले हैं। इसके बाद प्राकृतिक गैस पसंदीदा जिसे बोलते हैं सीएनजी, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी आपके ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। और इसके अलावा आपने देखा ही होगा आजकल के जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तीन से लगा के टू व्हीलर वाहन वगैरह है, उनमें एक सीएनजी गैस के रूप में आपको पता होगा पेट्रोलियम के जिस प्रकार से एक पंपों के रूप में है, तो सीएनजी के भी एक पंप अब विकसित हो चुके हैं बड़े बड़े नगरों के रूप में, लगभग आज अपने हर क्षेत्र में आपने देखा होगा। इसके बाद में खाना पकाने के रूप में पीएनजी, तो ठीक है, पीएनजी को एक आप कह सकते हो एक लिक्विड प्राकृतिक गैस के रूप में लिया जाता है। फिर एलपीजी लिक्विड द्रवीकृत पेट्रोलियम के रूप में एक गैस ली जाती है। तो ये मुख्य रूप से चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीओडी, सीएनजी, पीएनजी और इसके अलावा एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसके बाद भारत के प्रमुख गैस भंडार कौन कौन से हैं, तो मुंबई हाई अभी यहाँ पढ़ा था आपके, तो मुंबई हाई से संबंधित पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं जिनका खंबात बेसिन में पाया जाता है। अभी अपने जैसा कि देखा था, देखो अभी तो मैंने बात किया था प्राकृतिक तेल के भंडार और पेट्रोलियम साथ में पाए जाते हैं। देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आपने देखा था, ये सारे हैं पूर्वी तट पे स्थित कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी। अब अपन देख रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पे स्थित कौन कौन से क्षेत्र है, तो मुंबई हाई मुख्य रूप से भारत का, और इसके अलावा खंबात बेसिन, खंबात बेसिन वही आपका गुजरात के कच्छ के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी तट पे पाए जाने वाले एक संबंधित संपूरित क्षेत्र है। इसके बाद पूरी तट अगर और कहे तो यहाँ तो आपने डिस्कस किया ही था, कृष्णा गोदावरी बेसिन वापस लिखा है मैंने, कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसके बाद ये देखो अपन ने जो भी पढ़ा है, कल मैंने सारा डिस्कस आपसे किया था कि परंपरागत क्या होती है, अपरंपरागत क्या होती है, एक बार वापस देख लेते हैं अपन, है ना। तो ऊर्जा के संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऊर्जा के संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आपके परंपरागत संसाधन और इसके अलावा गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जल्दी समाप्त होने वाले होते हैं, कौन कौन से, जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, इनसे जितने भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ये कभी ना कभी एक टाइम आएगा कि सब कुछ समाप्त होने वाला है ना। इसके बाद आता है आपके जो कि अपन पढ़ लिया है, अब अपरंपरागत आया है, तो अपन अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्रकृति से अनवित्र रूप से कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं, जो कि मुख्य रूप से जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये ऐसे प्रकृति से मिलने वाली चीजें हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है और इनका आजकल अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो अपरंपरागत स्रोत में अपन इन्हीं सारी चीजों को अपन देखने वाले हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे जीवाश्म ईंधन। देखो कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है कि स्रोत समाप्त कच्चे माल का प्रयोग है, तो यही है आपके परंपरागत स्रोत, है ना, परंपरागत, ओके, ये आपके है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। इसके बाद देखो सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत, यही है आपका नवीकरण के रूप में, ठीक है, यही है आपका नवीकरण के रूप में, मतलब आप संसाधन को एक बार खर्च करने के बाद उसका रीयूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रीयूज, जैसे सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, जो मुख्य रूप से एक वायु से संबंधित पवन ऊर्जा है, और इसके अलावा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों, इनके माध्यम से आपका सौर प्लेटों के रूप में, घर की छतों के रूप में, आपने सुना ही होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार के द्वारा एक सब्सिडी दी जाती है, जो कि अलग अलग किलोवाट पे शुरू होती है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, जिसमें आपका 3 किलोवाट तक अगर आप अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाते हो तो सरकार अपन को 78,000 रुपए सब्सिडी के रूप में देते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ किसके लिए? ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाले, इसीलिए सरकार इन पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। ठीक है, इसीलिए घरों में जो अपन अभी जो बिजली यूज कर रहे हैं, तो इसको कम से कम किया जाए, सूर्य से मिलने वाली सौर पैनलों के माध्यम से जो सौर ऊर्जा मिल रही है उसका एक अच्छा उपयोग हो सकता है। ठीक है, ये आपको एक करंट से जुड़ी हुई बातें हैं जो इनसे याद रखनी है। देखो इसके बाद सतत पोषणीय ऊर्जा, जैसा कि आप इससे तो वाकिफ भी है, सतत पोषणीय ऊर्जा वे ऊर्जा के संसाधन होते हैं जिनका उपयोग अपन लंबे तरीके से कर सकते हैं, और इसके अलावा आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन छोड़ सकते हैं ना। आपको पता ही होगा यूएन जो हमारी मुख्य रूप से संस्था है पूरे विश्व की, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके माध्यम से सतत पोषणीय विकास पर कुछ 17 लक्ष्य दिए गए। कितने? 17 लक्ष्य दिए गए हैं। उसमें ये सारा बताया जाता है कि किस प्रकार से अपन कार्बन पे अपनी निर्भरता कम करें, या फिर प्राकृतिक प्रकार के गैस, पेट्रोलियम, इन पर बिल्कुल कम हो जाएं, या फिर नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं उनसे अपन कैसे छुटकारा पा सके, या फिर अपन के लिए कौन सा संसाधन सबसे बेटर है ना। उसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, ठीक है ना, गोल जिसे बोलते हैं गोल। ओके, तो अपन ने देखा ये सारे है सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा और जीवभार, ये सारे सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत है। फिर अपन ने पहले देख रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का तात्पर्य है यूरेनियम और थोरियम, है ना, परमाणु बम बनाने के लिए जिन मुख्य रूप से एक अणु के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यूरेनियम और थोरियम। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज है आपके यूरेनियम और थोरियम, है ना। मुख्य रूप से यूरेनियम मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। किसमें? धारवाड़ क्रम में, यही आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम, एक तांबा पट्टी पाई जाती है, उसी में आपका ये यूरेनियम पाया जाता है। इसके बाद राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है, राजस्थान के एक मुख्य रूप से उदयपुर क्षेत्र है, मेवाड़ का क्षेत्र, उसमें राणा लाखा के समय एक लाखा को इसीलिए तो कहा जाता है लखे के रूप में, वहां पर सोने, चांदी और इसके अलावा जस्ते के बहुत बड़े भंडार मिले थे उनके ही काल में, इसीलिए माना जाता है जो ये उदयपुर क्षेत्र है, इसके अंदर जब खोज किया गया तो मुख्य रूप से ये यूरेनियम भी मिले साथ में। ठीक है, तो देखो यूरेनियम मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम में है, और भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तांबा पट्टी के रूप में पाए जाते हैं, और राजस्थान में उदयपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में, झुंझुनू सुनारी सभ्यता, झुंझुनू से संबंधित तांबा का एक ताम्रकालीन सभ्यता स्थल। फिर मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में थोरियम। इसके बाद में थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र में, देखो अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूं वापस, थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे अपन देखेंगे, थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद अपन के अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत और हैं 3-4, जो कि अपन देखने वाले हैं अगली क्लास में। जैसे ही ये हो जाएगा, इसके बाद अपन एक मैराथन क्लास के रूप में अगले जो 4 टॉपिक है, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, तीनों के अंदर महत्वपूर्ण जो सवाल बनते हैं अपन एक ही क्लास के अंदर समेट लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी दूसरी। ठीक है, एक और आने वाली हो जाएगी तीसरी मैराथन, और एक क्लास मेरे मन है कि मैं लूंगा, और एक पार्ट 1 से लगा के 9 पार्ट पूरे के पूरे आपको एक रिवीजन के बैच के रूप में वन लाइनर वाले सवाल, पिछली परीक्षाओं में आए सवाल और विभिन्न परीक्षाओं में आए इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड सारे सवालों का एक जाल लेके आने वाला हूं। ये जाल आपको आने वाले प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे ही। इसके अलावा आपकी जो 12वीं क्लास है उसकी रिवीजन के लिए एक रामबाण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं
विदा लेता हूँ। मिलूंगा वापस आपसे इन्हीं एक नई बातों के साथ, नए नए एक अंदाज के साथ। और तब तक आप जुड़े रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं कह रहा हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, और आप हमारा हौसला बुलंद कीजिएगा, ठीक है। आने वाले समय में हम क्रांति ला देंगे, बिल्कुल मुफ्त, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त। आपका सेकंड ग्रेड वगैरह आप जो भी तैयारी करे हो, और बीएसटी से संबंधित हम एक विशेष बैच चलाने वाले हैं, जो कि आप 12वीं करते ही आप विशेष रूप से आप इस क्षेत्र के अंदर जुड़ना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।